हाँ जी बच्चों, तो अपन बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आप लिखें द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑफ एटॉमिक मास। वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है, एटॉमिक मास का नहीं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है मैं ये भी समझाऊंगा अभी, आप 5 मिनट रुके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मोजले रूल या मोजलेज एक्सपेरिमेंट, ऐसे लिखो मोजलेज एक्सपेरिमेंट। मोजलेज एक्सपेरिमेंट लिखो। when electrons of high energy when electrons of high energy incidents electrons of high energy incidents on a metal surface then some rays ब्रैकेट में लिखो एक्स रेज, some rays emits from the metal surface, नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज फाउंड दैट square root of frequency of X-ray, it is found that square root of frequency of X-ray is directly proportional to atomic number of metal. Is it directly proportional to atomic number of metal? और ये नोट कर लें बेटा। मोजले एक्सपेरिमेंट से आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि नीट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। समर आप ऑनलाइन कैसे हो भाई? नहीं हो आप ऑनलाइन?
हो गया इतना नोट? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीरियोडिसिटी। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखें, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? तो आप सुने, अभी अपन ने वो कुछ वैल्यूज की बात करी थी, 5, 10, 15 ऐसी बात करी थी ना। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, मीनिंग क्या है? लिथियम +1 शो करता है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, फिर आता है सोडियम, फिर सोडियम +1 शो करता है, यानी लिथियम +1 शो कर रहा था, फिर उसके कुछ एलिमेंट के बाद में फिर से कोई आया जो +1 शो कर रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नहीं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आया पोटेशियम, फिर से थोड़ी देर बाद कोई आया जो +1 शो कर रहा है। इसका मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल में कोई ना कोई एलिमेंट आता जा रहा है जो +1 शो कर रहा है। इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी, कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में वापस से प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। समझ आगे बात? पीरियोडिसिटी को ही बोलते हैं प्रैक्टिस। जैसे अपन अपन अपने टर्म्स में बोले तो कि मुझे वही चैप्टर बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन। तो क्या है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। सिंपल। सेम ग्रुप के एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम के भी आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सब क्या होते हैं? NS1। लिथियम होता है 2S1, सोडियम होता है 3S1, पोटेशियम होता है 4S1। अरे सारे S1 ही तो है। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है ना। सबका लिथियम, लीना के रब से फरियाद, सब 2S1 थोड़ी है। सेम होता तो इसका मतलब सब 2S1 होते तब सेम होता। एक 2S1 है, एक 3S1 है, एक 4S1 है, एक 5S1 है, तो एक जैसा है, सेम नहीं है। सिमिलर है, सेम नहीं है। समझ रहे हो क्या? तो एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप जनरली शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपन को बात करनी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है पूरे चैप्टर में मुझे। मेनली एक रेडियस, एक आयनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, और एक जेड इफेक्टिव। एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर आप लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पहला लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। ये क्या है? जेड EFF।
EFF मतलब इफेक्टिव, यहां तक नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेडिंग लिख के रुक जाओ। अब आप सुने, जैसे ये मेरे पास कोई ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। अब ये सेकंड ऑर्बिट है, इस सेकंड ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन है। मुझे क्या करना है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर मुझे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चेक करना है। सामने ध्यान दो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सही बात है। कितना अट्रैक्ट करेगा? जितने प्रोटॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। एक प्रोटॉन होगा तो थोड़ा अट्रैक्शन, 2 प्रोटॉन होंगे तो दोनों मिलकर अट्रैक्ट करेंगे, 10 होंगे तो 10 मिलकर अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस तो लगाता है इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, पर ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को फोकस रखो आप, तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? रिपल्शन, नहीं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेगा। तो ये तो यूं हो रहा है जैसे आप 3 लोग खड़े हो एक लाइन में, आप तीसरे वाले को अपनी ओर खींच रहे हो और बीच वाला उसे बाहर की तरफ धक्का मार रहा है। इसका मतलब आप जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स उसको फील नहीं होगा। अरे तो वो बोला 10 न्यूटन अपन अपनी तरफ लगा रहे हैं और 2 न्यूटन कोई उसको बाहर की तरफ लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है उस पे? 8 न्यूटन। सही बात है ना बेटा? तो इसका मतलब इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस तो लगाएगा अट्रैक्शन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगाएगा रिपल्शन। तो इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जेड इफेक्टिव का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन, नेट अट्रैक्शन। यह आएगा जेड माइनस सिग्मा,
ये जेड क्या है? अट्रैक्शन ड्यू टू प्रोटॉन या न्यूक्लियस, और सिग्मा क्या है? रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मानो कि मेरे पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसका जो 20th इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। 20 एटॉमिक नंबर, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। तो उस 20th इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुझे चेक करना है कि नेट कितना अट्रैक्शन लगेगा 20वें वाले पर, 20 पर नहीं, 20th पर, लास्ट वाले पर नेट अट्रैक्शन चेक करना है। तो 20 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो तो उसे अट्रैक्ट करेंगे, उसे रिपेल कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे? अरे बताओ ना भाई, खुद को रिपेल थोड़ी करता है। तो अगर 20th इलेक्ट्रॉन पे चेक कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए 19 ही तो रिपेल करेंगे उसे। क्लास में 40 बच्चे, 40 बच्चे को मार रहे हैं, कितने बच्चे मार सकते हैं? 39। खुद को कैसे मारेगा? आओ मारो मुझे, खुद ना। तो इसका मतलब अंदर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्शन लगाएंगे। रिपल्शन की एक कंडीशन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और सेम ऑर्बिट या सब ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन वो ही रिपेल कर सकते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नेग्लिजिबल माना जाता है। ये यहां लिमिटेशन है कि जैसे अगर आपको इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन चेक करना पड़ता तो इस वाले का रिपल्शन तो चेक करते क्योंकि ये तो सेम ऑर्बिट में है या अंदर है। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन नेग्लिजिबल माना जाएगा। ये अपन जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें लिमिटेशन है। क्या कह रहा हूं मैं? केवल सेम ऑर्बिट के या अंदर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही रिपेल कर पाएंगे, उन्हीं का रिपेल तो सब करेंगे। अपन जो कैलकुलेशन करेंगे वो केवल उन्हीं की करेंगे। किसी टारगेट इलेक्ट्रॉन के बाहर ऑर्बिट या बाहर वाले सब ऑर्बिट का रिपल्शन नहीं माना जाएगा, उसे अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब अंदर वाला प्रोटॉन कर रहा है अट्रैक्शन, बाकी इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं रिपल्शन, तो नेट अट्रैक्शन उस पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसी नेट अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ जाएगा या ज्यादा दूर चला जाएगा? अगर नेट अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि दूर जाएगा? न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर रहा है तो जो अट्रैक्ट कर रहा है उसके पास आएगा। और अगर पास आएगा तो उसकी रेडियस या साइज क्या हो जाएगी? कम। देखो जहां तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना वही साइज होती है। अब इलेक्ट्रॉन यहां तक है तो ये वाली साइज हो गई इसकी। अब न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए, सिमट गए सारे, तो बस यही साइज रह गई इसकी। और ज्यादा अट्रैक्ट हो गया तो और पास आ गए तो साइज और कम होगी। जहां तक आउटर इलेक्ट्रॉन रहेंगे बस वही साइज होती है। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। साइज बोले तो रेडियस कम होती जाएगी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है ये जेड तो क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन होता है वो तो पता ही है आपको। सिग्मा क्या होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था स्लेटर। कौन था? स्लेटर। उस स्लेटर ने एक रूल दिया था। तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्ड करना, किसी को अगर आप शील्ड कर रहे हो मतलब उसे बचा रहे हो आप, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। किस चीज से बचा रहे हैं? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं ना भाई, कि भाई तू जा मैं संभाल लूंगा, तू चल जल्दी जा। तो किस चीज से बचा रहे हैं? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचा रहे हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा रिपेल करेंगे मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा है।
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को जितना ज्यादा रिपेल करेंगे, मतलब उसका बचाने की पावर, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका उतना ही ज्यादा है। इट इज द पेनिट्रेशन, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। किसको प्रोटेक्ट करना है? आउटर इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बाय अदर इलेक्ट्रॉन। जो बाकी बच गए ना इलेक्ट्रॉन, वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्या? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। स्लेटर रूल, स्लेटर रूल आपको जेड इफेक्टिव समझ आ गया? जेड इफेक्टिव क्या है? नेट अट्रैक्शन। नेट अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नेट अट्रैक्शन तो कम ही होगा थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू स्लेटर, रिपल्शन ऑन टारगेट इलेक्ट्रॉन बाय आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी नेग्लिजिबल। ये लाइन मैंने बोली थी अभी, कोई और कैलकुलेट नहीं कर पाया, स्लेटर ने समझाया था इसको, तो उसने कहा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन को नेग्लिजिबल मान लेंगे। सबसे अरेंज ऑल द ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। बेटा जी, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद किस में जाता है? 3d में, फिर उसके बाद जाता है 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, 4f में। 6s में पहले आ रहा है, 4f में बाद में आ रहा है। गलती से भी उसे साइज का ऑर्डर मत समझ लेना। इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फिल साइज के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, n+l के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? n+l के अकॉर्डिंग। साइज का ऑर्डर अलग होता है क्या? हाँ अलग होता है। क्या ऑर्डर होता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट आएगा, उसके सारे सब ऑर्बिट, तो फर्स्ट में तो एक ही होता है 1s, फिर सेकंड ऑर्बिट और उसके सारे सब ऑर्बिट 2s और 2p, फिर थर्ड ऑर्बिट और उसके सारे सब ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं? 3s, 3p, 3d। पहले 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा। रेडियस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, रेडियस के अकॉर्डिंग। फिर फोर्थ ऑर्बिट स्टार्ट होगा, फिर 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा, 4f आएगा, फिर फिफ्थ स्टार्ट होगा। ये है रेडियस का ऑर्डर। फिफ्थ ऑर्बिट के किसी भी सब ऑर्बिट से पहले 4f के सारे सब ऑर्बिट आ चुके होंगे। सिक्स्थ ऑर्बिट के किसी भी सब ऑर्बिट से पहले फिफ्थ के, फोर्थ के सब ऑर्बिट अंदर आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये इनके साइज का ऑर्डर है 3s, 3p, 3d। फिर फोर्थ, इसका साइज ज्यादा होगा इन तीनों से, 4s, 4p, 4d, 4f। सबसे पहले इस तरह से अपन उनको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज। आप इतना नोट कर लो, वरना फिर काफी सारा हो जाएगा एक साथ। काफी सारा तो नहीं होगा, करो नोट करो।
आगे लिखें स्लेटर रूल। अब अपन कुछ कैलकुलेशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। चल अब आगे देखते हैं। अगर मान लो जो टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, अगर टारगेटेड इलेक्ट्रॉन जिसका जेड इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना है, इफ टारगेट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू एस एंड पी सब शेल, यानी वो अगर एस और पी ब्लॉक का है तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग होती है और डी और एफ वाले के लिए अलग कैलकुलेशन होती है। If target electron belongs to S and P subshell, क्या रूल है इसका देखो। ऑर्बिट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ढंग से देखना पहले, अब सुनना, इसको समझना, नोट मत करना, पहले समझना इसको। ऑर्बिट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो जैसे 4s2 है, 4s2, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जो लास्ट, अब s के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस लास्ट वाले को छोड़ दो, तो बाकी क्या बचा? 4s1 बचा। एक तो 4s1 बचा और उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बचे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, तब जाके 4s2 आया होगा ना। तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका रिपल्शन अलग अलग होगा। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में से एक पर तो रिपल्शन चेक करना है, पर जो दूसरा वाला है वो तो रिपल्शन लगाएगा ना। जैसे मान लो 2p4 है, 2p4, अरे तो चौथे वाले पर तो रिपल्शन चेक करना है, पर बाकी 3 तो रिपल्शन लगाएंगे ही लगाएंगे। बस जिस पर चेक कर रहे हो उसको छोड़ दो, उसके अलावा बाकी सारे रिपल्शन लगाएंगे। तो अगर nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका रिपल्शन का फैक्टर होता है 0.35। n-1 वाले में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका रिपल्शन का फैक्टर होता है 0.85 और बाकी सब का, अंदर वालों का रिपल्शन का फैक्टर होता है 1। क्या मीनिंग है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। अप्लाई करके देखना पड़ेगा, मतलब समझ में आएगा। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, अब इस लास्ट वाले पर, अरे इस पर तो रिपल्शन चेक ही करना है, तो ये अगर ये सेकंड ऑर्बिट हो गया लास्ट, तो इस लास्ट वाले को मैं बोलता हूं nth ऑर्बिट। तो अगर ये nth ऑर्बिट है तो ये कौन सा ऑर्बिट है? अगर 2 वाला n है तो 1 वाला क्या हो गया? n-1। तो आप मुझे बताओ nth ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या जो रिपल्शन लगाएगा? अरे लास्ट वाले को तो छोड़ दो, तो लास्ट वाला क्या, एक ही तो है लास्ट वाले में, तो उसको छोड़ देंगे तो बाकी तो n में कोई बचा ही नहीं जो रिपल्शन लगाएगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे? n-1 वाले। अरे यही दो तो रिपल्शन लगाएंगे, और n-1 वालों का रिपल्शन का फैक्टर होता है 0.85। क्या होता है? 0.85। तो इसका सिग्मा कैलकुलेट करो।
अगर nth में कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है लास्ट वाले को छोड़ने के बाद, तो उनको तो मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, प्लस n-1 वाले को मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से, और बाकी जितने भी बच गए सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो nth में तो कोई है ही नहीं, तो 0 इंटू 0.35। फिर n-1 में कितने हैं? 2, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 0.85 से, और बाकी कोई बचा ही नहीं। n-2 n-3 तो है ही नहीं ना इस केस में, तो ये कितना आएगा? 1.7। रिपल्शन कितना लग रहा है? 1.7। और अट्रैक्शन कितना लग रहा है? लिथियम में अट्रैक्शन कौन लगाता है? अट्रैक्शन लगाता कौन है? प्रोटॉन। लिथियम में कितने प्रोटॉन हैं? 3। तो कितना अट्रैक्शन लगाएंगे? 3 का तो अट्रैक्शन लगाएंगे। 3 जितने प्रोटॉन है उतने का अट्रैक्शन लगेगा, तो 3 का तो अट्रैक्शन लग रहा है और 1.7 का रिपल्शन लग रहा है, तो नेट अट्रैक्शन कितने का है? 1.3 का। तो बेटा जेड इफेक्टिव आएगा जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है एटॉमिक नंबर, लिथियम का होता है 3 और सिग्मा आपने कैलकुलेट कर लिया 1.7, तो कितना बचा? 1.3। तो ये है नेट अट्रैक्शन। नहीं मजा नहीं आया, थोड़ा और मजा लो। देखो आगे सोडियम, अब की बार मजा सोडियम से लेते हैं, समझो। 11 1s2 2s2 2p6 3s1। पिछले 4-5 दिनों की माथापच्ची से इतना तो मैं मान ही सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोटा मोटा तो अपन फिल कर ही सकते हैं। अच्छा, तो ये nth ऑर्बिट हो गया थर्ड, तो सेकंड कौन सा हो गया? n-1। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? n-2। n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 जो रिपेल करेंगे। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 जो रिपेल करेंगे। और nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, क्योंकि लास्ट वाले पर तो रिपल्शन चेक ही करना है। तो बेटा n-1 का फैक्टर कितना होता है? 0.85। तो 8 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 0.85 से, और बाकी n-2 n-3 सारे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कितना होता है? 1। तो n-2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। n-1 में 0 बचा जो रिपल्शन लगाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। सर 0 को क्या मल्टीप्लाई कर दो? अरे पैटर्न तो वही रहेगा ना यार, अभी 1 होगा तो 1 लिख देंगे वहां। 8 इंटू 0.85 और 2 इंटू 1 सॉल्व करोगे आएगा 8.8। ये तो सिग्मा आया रिपल्शन। तो नेट अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, रिपल्शन लग रहा है 8.8 का, तो नेट अट्रैक्शन कितने का है? 2.2 का। थोड़ा और आगे चलते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। 1s2 2s2। ये हो गया nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में कोई है क्या जो रिपेल करेगा? 1। अरे 2 है ना, तो दूसरे वाले को छोड़ दो, पर फिर भी 1 तो बचेगा ना। तो nth ऑर्बिट में इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो रिपेल करेगा, और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो nth ऑर्बिट का रिपल्शन का फैक्टर होता है 0.35 और n-1 का कितना होता है? 0.85। तो 1 को मल्टीप्लाई करो 0.35 से, n-1 के 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो 0.85 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सोल्व करोगे तो आएगा 2.05। कैलकुलेशन में थोड़ी दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं अपन, मतलब 2 को 0.85 से मल्टीप्लाई करना, ये बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये है कि n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो फाइंड आउट करना। तो यहाँ आ जाएगा 2.05, बाकी जेड इफेक्टिव आएगा जेड माइनस सिग्मा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, सिग्मा कितने का आ रहा है? 2.05, तो कितना बचेगा? 1.95। हाइड्रोजन में कितना रिपल्शन लगेगा? अरे हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, और उसी पर तो चेक करना है आपको। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो रिपल्शन लगाएगा, तो हाइड्रोजन का सिग्मा कितना होता है? 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा 0 है तो जेड कितना आ जाएगा? जेड इफेक्टिव के बराबर 1। एक बात और है, अगर मान लो मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन।
यानी ऐसी स्पीसीज जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएंगे? हमें रितिका एक। अगर दूसरे पर चेक करना है तो एक तो लगाएगा ना रिपल्शन। तो अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो जो 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएगा उसका रिपल्शन का फैक्टर अलग होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस थोड़ा अलग है। तो इन केस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसका जो सिग्मा होता है 1 इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0.3। पहले कितना था? 0.35, 0.85, 1। लेकिन ये स्पेशल केस है जब 2 इलेक्ट्रॉन हो, जो एक बचेगा वो उसका सिग्मा होगा 0.3। तो यहां पर ये सब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसका रिपल्शन लगेगा 0.3। तो 1 into 0.3 तो 0.3 का रिपल्शन। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जेड माइनस सिग्मा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 माइनस 0.3 कितना आएगा? 1.7। ठीक है, तो दोबारा समझ लेते हैं एक बार। बहुत मुश्किल काम कर लिया अपन ने ये मुश्किल काम करा कि nth ऑर्बिट निकालना सीखा। 5 अगर nth है तो 4 हो जाएगा n-1, 3 हो जाएगा n-2, 2 हो जाएगा n-3। इस तरह से nth ऑर्बिट का रिपल्शन लगता है 0.35, n-1 का लगता है 0.85 और बाकी सबका लगता है 1। 2 इलेक्ट्रॉन के केस में अलग मामला है। 2 इलेक्ट्रॉन में जो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसका रिपल्शन लगेगा 0.3 सॉरी। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कोई रिपल्शन लगाने वाला माइका लाल कोई है ही नहीं। बात आई बात समझ? कोई है ही नहीं। 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी ये सारे के सारे क्या है? इसकी कैलकुलेशन है। तो आप ये कैलकुलेशन नोट कर ले बेटा। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट किया करें यार। कुछ लोगों का ये जीवन तो नोट करने में चला जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे।
हो गया इतना? हो गया? बस सिर्फ कंक्लूजन लिख के छोड़ दो आप, फिर पहले कंक्लूजन अपन समझेंगे। लिखा कंक्लूजन? मतलब सिर्फ कंक्लूजन की हेडिंग लिखनी है बस। चलो अब आगे समझते हैं। अभी अपन ने कैलकुलेट किया लिथियम। लिथियम का जेड इफेक्टिव आपने लिखा है 1.3। चेक कर लो कॉपी में लिथियम। अरे लिथियम का जेड इफेक्टिव चेक करो ना, 1.3 है क्या? बेरिलियम का कैलकुलेट किया वो है 1.95 है क्या? इसका मतलब जब मैं लिथियम से बेरिलियम की ओर जा रहा हूं तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.65 का। जब मैं लिथियम से बेरिलियम की ओर सेम पीरियड में जा रहा हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है 0.65 से। बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा कि दूर जाएगा? पास आएगा, तो साइज क्या होगी? कम होगी। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब ये एक ट्रेंड हो गया। सब हर कोई कैलकुलेट तो करेंगे नहीं अपन, बस एक कंक्लूजन समझ में आ गया कि पीरियड में पहले वाले का जितना है दूसरे वाले का उससे 0.65 ज्यादा होगा, दूसरे वाले का जितना है तीसरे वाले का उससे 0.65 ज्यादा होगा, तीसरे वाले का जितना है चौथे वाले का उससे 0.65 ज्यादा होगा। तो इसका 1.3 0.65 ऐड करो, ये आ जाएगा 1. अब इसका जेड इफेक्टिव कितना है तो इसके जेड इफेक्टिव में 0.65 ऐड कर लो, ये आ जाएगा। फिर इसका जेड इफेक्टिव जो आएगा उसमें 0.65 ऐड कर लो, ये आ जाएगा। फिर जितना इसका आएगा उसमें 0.65 ऐड कर लो, ये आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या? एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है। एस और पी ब्लॉक में, एस और पी ब्लॉक में किससे बढ़ता है? 0.65 से। और डी ब्लॉक में कितना बढ़ता है? 0.15। डी ब्लॉक वाला अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन आपसे पूछी नहीं जाती है, ये तो एक कंक्लूजन बनाने के लिए, वरना मैं कैसे बताता कि 0.65 से बढ़ता है? रटवा देता आपको। बस उस रटवाना नहीं पड़े इसलिए कैलकुलेशन करिए। आपसे कभी एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। तो एस और पी ब्लॉक में 0.65 से बढ़ता है और डी ब्लॉक में 0.15 से बढ़ता है। ठीक है, 0.65 से। तो इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पता है सेकेंड और थर्ड पीरियड क्यों बोला है? क्योंकि अगर फोर्थ बोल देता तो वहां तो डी भी आ जाता ना। सेकेंड और थर्ड में कौन आता है? केवल एस और पी आता है, केवल एस और पी। सर फिर फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं बोला? सर फर्स्ट में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है, और उनकी कहानी तो अलग चलती है। एस और पी, एस हाइड्रोजन में तो कोई रिपल्शन होता ही नहीं है, और हीलियम में 0.3 होता है रिपल्शन। इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप यहां लिख लेना, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड मींस एस एंड पी ब्लॉक। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65 वैल्यू, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। आपने लिथियम का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट किया है 1.3, सोडियम का भी कैलकुलेट किया है 2.2। चेक कर लो सोडियम का 2.2 आएगा।
अरे सही बात है क्या? इन बाकियों के मैंने कैलकुलेट नहीं करवाए जबरदस्ती, जरूरत नहीं थी, पर आप भरोसा करो इन बाकियों के भी 2.2 ही है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर पहले तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और फिर जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। In S block from top to bottom, Z effective first increases then remains constant. चलो, अब अगर Z effective constant है, तो Z effective constant है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर ऑर्बिट बढ़ जाता है। लिथियम में आता है 2s1, सोडियम में आता है 3s1। अरे तो सेकंड ऑर्बिट से तो बड़ा ही होगा ना थर्ड ऑर्बिट। पोटेशियम में आता है 4s1, फिर सेकंड और थर्ड से तो बड़ा ही होगा फोर्थ ऑर्बिट। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑर्बिट बढ़ जाता है। ऑर्बिट एक पीरियड में ऑर्बिट सेम रहता है। एक पीरियड में ऑर्बिट क्या रहता है? सेम। जैसे लिथियम 2s1, बेरिलियम 2s2, बोरॉन 2p1, कार्बन 2p2, नाइट्रोजन 2p3। अरे 2 ही तो चल रहा है पूरा। तो एक पीरियड में ऑर्बिट सेम रहता है, लेकिन जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसलिए साइज क्या हो जाएगी? कम। ज्यादा रोल होता है ऑर्बिट का। तो हो सकता है आप में से कोई बोले कि सर देखो लिथियम से सोडियम पर तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना। अरे जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑर्बिट भी बढ़ रहा है। इसका 3s1 होता है, 2s1 होता है, इसका 3s1 होता है। तो ऑर्बिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक नया ऑर्बिट ऐड हो गया। मैं आपके घर में एक फ्लोर और बन गई, तो साइज, घर की साइज तो बड़ी हो ही जाएगी। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा क्योंकि ऑर्बिट बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ा, साइज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज क्योंकि शेल इंक्रीज। शेल मतलब ऑर्बिट। समझ आ गई बात? तो ये इसका कंक्लूजन है, ये नोट कर लें आप। एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है। कंक्लूजन क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम जाने पर ऑर्बिट या शेल बढ़ता है, इसलिए साइज बढ़ जाती है।
हो गया भाई। अब इसके आगे बात करते हैं। देखो सुनो, एलॉय सुना है? एलॉय जैसे सिल्वर एक एलॉय है, या पीतल है, कांसा है ना, ब्रास, ब्रोंज, ये सारे के सारे जो होते हैं ये एलॉय होते हैं। मतलब ये दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनते हैं। तो एलॉय कौन सी मेटल से मिलके बनाते हैं अपन? पहले सुनो भाई, एलॉय जो होता है ना, एलॉय उन मेटल से मिलके बनाते हैं जिनकी साइज में डिफरेंस ज्यादा ना हो, जिनकी साइज एक दूसरे के नियर बाई हो। जैसे आयरन, 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 आयरन। अरे मेटल जो अरेंज, मेटल कैसी होती है? सॉलिड। मेटल्स कैसी होती है? सॉलिड। एक मरकरी को छोड़ दो, वो लिक्विड होता है, बाकी तो सॉलिड होती हैं। सॉलिड मतलब उनके होते हैं क्रिस्टल। तो जब अपन मेटल्स को फ्यूज करते हैं तो क्या होता है? कुछ आयरन एटम हट गए, वहां कुछ निकल आ जाएगा। अब वो क्या बन गया? मिक्सचर। पहले वो प्योर आयरन था, अब आयरन और निकल का क्या हो गया? मिक्सचर। तो अब निकल आयरन को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर नियर बाई साइज होगा ना, तो कुछ आयरन हट जाएंगे, वहां पर निकल आ जाएंगे, ज्यादा कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। अगर बड़ा आइटम हुआ तो फिर आयरन की जगह आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक आयरन के हटने से जगह बनी छोटी सी, और एटम है बड़ा, कैसे आएगा वो छोटी सी जगह में? नहीं आ पाएगा। अब दूसरा, एटम है छोटा और बीच में वैकेंट स्पेस है बड़ा, आयरन के निकलने से स्पेस बड़ी बनी, स्पेस बनी ज्यादा, और एटम आ रहा है छोटा सा। छोटा तो वहां टिकेगा कैसे? और टिक भी जाएगा तो वहां बहुत सारी जगह तो कैसे रह जाएगी? खाली स्ट्रक्चर हो जाएगा खोखला। खोखला स्ट्रक्चर कैसा होता है? अनस्टेबल। तो जो नियर बाई साइज वाले होते हैं वही आपस में मिलके अलॉय बनाते हैं। तो अब सुनो इस बात का प्रूफ देखो। अलॉय आर फॉर्म्ड बाय दोज एलिमेंट whose size is within 15% of each other। जैसे एक की साइज अगर 100 है ना, तो दूसरे की साइज या तो 85 हो सकती है या 115 हो सकती है, या तो 15% ज्यादा हो सकती है, 15% कम हो सकती है। 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे ब्रोंज है, जैसे ब्रास है। अब आगे देखो, डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ब्लॉक में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाई 0.15। एस और पी ब्लॉक में कितना बढ़ता है? 0.65। यहां बढ़ रहा है 0.15। तो बताओ, यहां पर जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। सुदक्ष सामने ध्यान दे भाई, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतने ज्यादा पास नहीं बुला रहा। हल्का सा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहां थे, हल्का सा जेड इफेक्टिव तो यहां आ गए, तो पहले यहां थे अब यहां आ गए, यानी साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं आया। अगर ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता तो जो पहले यहां था अब वो यहां आ जाता, तो इस साइज में डिफरेंस क्या हो गया? ज्यादा। तो एस और पी ब्लॉक में साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा वैल्यू से बढ़ता है, और डी ब्लॉक में केवल 0.15 से बढ़ता है, कम वैल्यू से बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा पास नहीं आते, तो उनकी साइज क्या होती है? एक दूसरे के नियर बाई होती है। इसलिए ज्यादातर अलॉय जो होते हैं वो डी ब्लॉक वाले बनाते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा नहीं बढ़ता, तो साइज नियर बाई रहती है। साइज नियर बाई रहती है तो एक दूसरे को रिप्लेस करना इजी रहता है। तो इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z effective increases by 0.15 value. Hence, their size difference is not high, and most of the alloy are formed by D block element. अभी आपको याद है स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर फैकोनी, फिर कॉपर और जिंक। तो अगर इसका जेड इफेक्टिव एक्स है, हमें गुंजन, अगर इसका एक्स है तो मुझे मैग्नीज का पता कितना होगा? मुझे वैल्यू पता, वैल्यू। अगर इसका एक्स है तो मैग्नीज का कितना होगा? अरे इसका एक्स है, इसका अगर एक्स है तो यहां 0.15 बढ़ा, फिर 0.15, फिर 0.15 और फिर 0.15, 4 बारी तो बढ़ा। तो 0.15 इंटू 4 0.60। आपके कैसे 15 4 से 75 होता है? अच्छा ठीक है। अरे बात समझ में आ गई क्या? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आप ये नोट कर लें बेटे। क्या ये नोट हो गया क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखो रेडियस। पहला अपन ने पढ़ा जेड इफेक्टिव। अरे पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करी? जेड इफेक्टिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी है रेडियस। ऊपर वाला नोट हो गया क्या? हो गया? सुनो, अब रेडियस के बारे में बात करते हैं। सामने ध्यान दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से चलता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी इसे बोलते हैं रेडियस। लेकिन एक लफड़ा है, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिंपल सा प्रिंसिपल था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हाइजेनबर्ग कहता है किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स ही नहीं होती, उसमें एरर होती ही होती है। तो आप जैसे फिर आता है श्रोडिंगर, वो तो बातें करता है प्रोबेबिलिटी की कि मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं ना कहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टेन नहीं होती है। तो आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे फीता लेके नापोगे कैसे? तो आप जिसे जहां देख रहे हो वो वहां है ही नहीं, फिर कौन सी रेडियस आ रही है? तो रेडियस कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। न्यूक्लियस तो फिक्स है, पर जिस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस देख रहे हो उसकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है, कभी यहां है तो कभी यहां है, कभी यहां है कभी यहां है। तो आप कैसे लोगे डिस्टेंस? नहीं ले सकते। इसलिए रेडियस कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेडियस कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। समझ गए क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस आ ही नहीं पाएगी, इलेक्ट्रॉन फिक्स ही नहीं। बोहर तो झूठ बोलता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, ठीक है अपन, लेकिन अपन पढ़ेंगे हमेशा यही बात
ठीक है, ज्यादा गहराई में अपन नहीं पढ़ेंगे कि बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ रहे हैं, पर अपन पढ़ेंगे हमेशा ऐसा ही। ठीक है, हेंस रेडियस ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड बाय। अब रेडियस निकालते कैसे हैं? रेडियस ऐसे निकालते हैं, सुनो। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन और ये सेकंड हाइड्रोजन। अपन रेडियस निकालते कैसे हैं? ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। दो एटम के, जो एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, अरे न्यूक्लियस तो फिक्स होता है, दिक्कत इलेक्ट्रॉन में है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो अपन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। एक बॉन्ड की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और अगर मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मैं इसका क्या कर लूं? हाफ। अरे बॉन्ड लेंथ का आधा करो तो ये रेडियस आएगी नहीं आएगी? तो अपन हमेशा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं रेडियस, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ या हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा। रेडियस है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है। Hence radius of an atom is calculated by half of the internuclear distance present between two same atom. Present between two same atom which are bonded by single covalent bond. सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल डबल नहीं होना चाहिए, ट्रिपल नहीं होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये क्या होता है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड? थोड़ा सुना है क्या आपने? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एक्सचेंज से बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो अपन शेयरिंग वाले की बात कर रहे हैं। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, रेडियस सामने देखो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोवलेंट रेडियस, एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। जो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे उनके लिए कोवलेंट रेडियस आएगी। जो एटम मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे उनके लिए मेटालिक रेडियस आएगी। और जो एटम नॉन बॉन्डेड होंगे, नॉन बॉन्डेड, उनके लिए जो रेडियस आएगी वो वंडरवाल रेडियस आएगी। नॉन बॉन्डेड की रेडियस समझते हैं? अब एक बात है, पहले तो अपन इन दोनों पे फोकस करते हैं, कोवलेंट और मेटालिक पर। बेटा कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है। तो अगर ये दो एटम है, अगर मान लो ये कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको पास लेके आएगा कि दूर लेके जाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एटम पास आएंगे कि दूर रहेंगे? पास। तो मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो मेटालिक बॉन्ड के केस में ज्यादा पास आएंगे कि कोवलेंट के केस में ज्यादा पास आएंगे? कोवलेंट के केस में ज्यादा पास आएंगे। अब दोनों एटम कोवलेंट के केस में ज्यादा पास आ गए, तो इनके बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ, ये कम कहां होगा? कोवलेंट में कि मेटालिक में? अरे भाई दोबारा अभी तो एक बार ही हुआ है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है वो ज्यादा पास रहेंगे, ज्यादा पास रहेंगे। दूसरा, मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो मेटालिक बॉन्ड वीक है तो एटम वीक बॉन्ड से बॉन्डेड है तो थोड़े ज्यादा पास नहीं रहेंगे, थोड़े दूर रहेंगे। तो जो ज्यादा पास रहेंगे उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ
ये कम रहेगा कि जो दूर रहेंगे उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस का हाफ, वो कम रहेगा। कौन सा हाफ कम रहेगा, कोवेलेंट वाला कि मेटेलिक वाला? कोवेलेंट वाला कम रहेगा ना यार, मेटेलिक वाला तो ज्यादा रहेगा, कौन पागल है? कोवेलेंट वाले ज्यादा पास रहेंगे तो बीच का आधा भी उन्हीं का कम होगा, मेटेलिक वाले दूर रहेंगे तो आधा करोगे तो भी तो ज्यादा ही रहेगा वो। अरे तो आधा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या होता है, रेडियस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या होता है, रेडियस। इसलिए कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, कम होती है, और इसलिए मेटेलिक रेडियस क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे तो एटम क्या होंगे, थोड़े दूर। दूर होंगे तो आधा भी दूर होगा, ज्यादा होगा। तो एटम बॉन्डेड बाई मेटेलिक बॉन्ड, ये कहां होता है, मेटेलिक क्रिस्टल में, और वो कोवेलेंट बॉन्ड से। एक होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, एटम बॉन्डेड बाई वैन डर वाल फोर्स। कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है। वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, इनके कंपेयर में वीकेस्ट होता है, ठीक है। ये किसके लिए कैलकुलेट करते हैं अपन, नॉन बॉन्डेड एटम या नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए। कौन सा एटम बॉन्ड नहीं बनाता, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि वो स्टेबल है। तो बेटा जी जो बॉन्ड नहीं बनाता उनके लिए वैन डर वाल रेडियस आती है, नॉन बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो अगर वो बॉन्ड नहीं बना रहे, ये दोनों एटम बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये पास रहेंगे कि दूर रहेंगे? जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो ऑब्वियसली दूर रहेंगे, क्योंकि बॉन्ड ही तो पास लाता है। अब बॉन्ड नहीं बना रहे तो दूर रहेंगे। अब अगर ये दूर रहेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। तो बेटा वैन डर वाल रेडियस हाईएस्ट होती है। और जब प्रैक्टिकली देखा गया ना, तो वैन डर वाल रेडियस सेम एलिमेंट के कोवेलेंट रेडियस का डबल होती है, लगभग डबल। दोबारा वैन डर वाल रेडियस ज्यादा होती है, मेटेलिक उससे कम और कोवेलेंट सबसे कम। तो वैन डर वाल रेडियस कम होती है, नहीं ज्यादा होती है, और कोवेलेंट कम होती है। तो वैन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट में एक रिलेशन होता है कि वैन डर वाल जो है वो लगभग डबल होती है कोवेलेंट। वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो लगभग डबल, कैसे सही बताऊं तो डबल से कम ही होती है। जैसे कोवेलेंट अगर 40 है ना, तो वैन डर वाल 77 होगी। कोवेलेंट अगर 20 है ना, तो वैन डर वाल 38 ही होगी, 38, 37, 36, 39 ऐसा। एग्जैक्ट डबल नहीं होती, डबल से थोड़ा सा कम होती है, हल्का सा कम। ठीक, तो इधर देखते हैं, यूज्ड फॉर नॉन बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल। इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती, तो ये रेडियस मेनली किसके लिए यूज में लेते हैं अपन, इनर्ट गैसेस के लिए। इनर्ट गैसेस की कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाएगा उनकी कोवेलेंट रेडियस आएगी। तो इनर्ट गैस तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती ही नहीं है, इनर्ट गैस तो मेटेलिक बॉन्ड बनाती ही नहीं है, तो मेटेलिक रेडियस तो उसकी आएगी जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, मेटल्स के लिए आएगी वो तो ये बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, तो इनके लिए कौन सी आती है, वैन डर वाल रेडियस। कौन सी आती है, वैन डर वाल। ओके, अब ये अपन ने क्या शो कर रखा है, ये अपन ने देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, मतलब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक दूसरे के अंदर तक आ गए, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गई, कम। मेटेलिक बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं, तो वो अंदर तक नहीं फ्यूज हुए, थोड़े दूर ही रहे, सरफेस ही टच हुई केवल। तो ये ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम है, अरे ये डिस्टेंस कम है ना, क्योंकि फ्यूज हो गए एक दूसरे के अंदर, और यहां पर ये थोड़े दूर रहेंगे, तो जब ये थोड़ा दूर रहेगा तो आधा भी ज्यादा ही रहेगा। और ये तो क्या है, अरे ये तो क्या है, नॉन बॉन्डेड, तो नॉन बॉन्डेड वाले तो सबसे ज्यादा दूर रहेंगे। जब सबसे ज्यादा दूर रहेंगे तो इनके बीच के डिस्टेंस का आधा भी सबसे ज्यादा ही रहेगा। तो ये वैन डर वाल रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, ये मेटेलिक रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, और ये कोवेलेंट रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। समझ में आया कि नहीं आया, तरीका सेम है।
बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? कोवेलेंट, देन मेटालिक, देन वैन डर वाल्स सबसे वीक। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो वैन डर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एटम दूर रहेंगे। फिर कौन सी आएगी? मेटालिक। और सबसे कम कौन सी होती है? कोवेलेंट। सबसे कम कौन सी होती है? कोवेलेंट। और बेटा जी वैन डर वाल्स रेडियस जो होती है ये लगभग डबल होती है। इसका मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्स, लगभग डबल होती है किससे? कोवेलेंट से। ठीक है, तो सेम एटम के लिए सेम एटम की कोवेलेंट रेडियस निकालो, सेम एटम की वैन डर वाल्स रेडियस निकालो, तो उनमें ये रिलेशन आता है, उनमें ये रिलेशन आता है। कैसे निकालते हैं समझते हैं। सामने ध्यान देना, सुनो, ये क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले के पास भी 7, दूसरे वाले के पास भी 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एक। लेकिन इनमें से देने वाला कोई भी नहीं है। इसके पास भी 7, इसके पास भी 7। तो ये कह रहे हैं यार अपन दे तो कोई सकते नहीं है, क्यों ना एक दूसरे के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें। शेयर करने से क्या होगा? वो इसको लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन भी मेरा है और इसको लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन भी मेरा है। इसे तो बोलते हैं पार्टनरशिप। एक बिजनेस में दो आदमी ने 50-50% लगा के बिजनेस शुरू किया। अब वो काम तो पूरा ही देखते हैं, उनको लगता तो यूं है ना कि पूरा बिजनेस ही अपना है, दोनों को लग रहा है फील गुड। ठीक है, तो शेयरिंग 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? 8। दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है, क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, बीच के डिस्टेंस का आधा, ये क्या हो गया? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्ड था तो उसका आधा कोवेलेंट रेडियस। ये रहा Cl2, ये रहा Cl2। बताओ ये वाला Cl और ये वाला Cl बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे बताओ ना यार। अरे बोलो तो सही, बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे नहीं बना रहा, नहीं बना रहा। और जो बॉन्ड नहीं बनाता उनके लिए कौन सी रेडियस आती है? वैन डर वाल्स रेडियस। अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगा? इनके बीच के डिस्टेंस लूंगा और रेडियस क्या होती है? बीच के डिस्टेंस का आधा। तो इनके बीच के डिस्टेंस का आधा, यानी वैन डर वाल्स रेडियस कितनी आ जाएगी? b/2। मैं बोलो तो b/2। तो बेटा ये जो b/2 है ना, ये वैन डर वाल्स रेडियस है, और वो जो a/2 है ना, वो कोवेलेंट रेडियस है। किस एटम की? क्लोरीन की। और में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है वैन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट की डबल होती है। वैन डर वाल्स रेडियस कोवेलेंट की डबल होती है, तो वैन डर वाल्स डबल होती है कोवेलेंट की। तो कोवेलेंट की रेडियस कितनी थी? a/2। तो मैंने लिखा 2 × a/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? a। अरे बोलो जरा। और a है क्या? a है क्या? बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे ये a क्या है? a क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब वैन डर वाल्स रेडियस किसके बराबर आ गया? वैन डर वाल्स रेडियस किसके बराबर आ गया? बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ के, यस और नो? यस। तो वैन डर वाल्स रेडियस इज इक्वल टू R वैन डर वाल्स इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ये वाली बात एक बार दोबारा समझाऊंगा? यस सर। नहीं सर, 2 बार दोबारा सुनिए। नहीं पूरा ही दोबारा समझते हैं, पूरा ही दोबारा देखो। दोबारा कोवेलेंट रेडियस, जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उनके बीच के डिस्टेंस का आधा। मेटालिक रेडियस, जो मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा उनके बीच के डिस्टेंस का आधा। वैन डर वाल्स रेडियस, नॉन बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस का आधा। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कोवेलेंट, तो वहां आधा रहेगा सबसे कम,
और सबसे वीक होता है वंडरवाल, तो वहां आधा रहेगा सबसे ज्यादा, यानी वंडरवाल की रेडियस सबसे ज्यादा, मेटालिक उससे कम और कोवेलेंट सबसे कम। दोबारा समझो, आ गया समझ में? ठीक है, ये देखा गया प्रैक्टिकली कि वंडरवाल रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट की डबल होती है, अप्रोक्स डबल, डबल से हल्का सा कम पर अप्रोक्स डबल। कितना समझ में आ गया? ठीक है, अब ये पॉइंट, ये क्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, तो कोवेलेंट रेडियस क्या आ जाएगी? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी ली अपन ने? a, तो उसका आधा क्या आ गया? कोवेलेंट रेडियस। आ गया समझ में? दोबारा समझो, इधर ये दोनों क्या है? ये तो कोवेलेंट रेडियस है, ये तो कोवेलेंट रेडियस का आधा है, मतलब इसका आधा करोगे तो कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस, पर ये तो नॉन बॉन्डेड है ना। अरे ये वाला और ये वाला बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है? नॉन बॉन्डेड, तो इनके बीच की डिस्टेंस का आधा वो क्या आएगा? वंडरवाल। तो वो क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस, ये क्लोरीन की वंडरवाल रेडियस, और वंडरवाल रेडियस सेम एटम की, उसकी कोवेलेंट रेडियस की क्या होती है? डबल। सही बात है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, 2 इंटू वहां कोवेलेंट रेडियस आई a/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या बच गया? a। मतलब वंडरवाल रेडियस क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर। वंडरवाल रेडियस किसके बराबर आई? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर। ये नोट कर लिया। हेडिंग लिखो रेडियस, करो शुरू करो। इब्रा शुरू कर बेटा, आपको तो 2 दिन लगेंगे इसमें। आप यहां तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है ना? एनसीईआरटी है ना?
रोमिल आप मुझसे क्लास के बाद मिल जाना। चलें, आप इतना नोट कर लें, ठीक है? काफ़ी आज के लिए।